हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शशांजल श्रीवास्तव आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पे फिर से एक क्लास जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेट करती है। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बेसिकली सारी डेफिनेशन वगैरह की बात हो गई है। अब आगे चलते हैं डायरेक्टली कास्टिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो मेटल कास्टिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं इस लेक्चर से प्रीवियस, तो वो ये उसका कंटिन्यूएशन है, तीसरा लेक्चर। आप वो दोनों वीडियोस देखिए और उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा, तभी आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस जो फॉर्म हो रहा है वो कंप्लीट हो पाएगा। यहां पे मेटल कास्टिंग की हेडिंग पड़ी हुई है, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने बात स्टार्ट की थी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से होते हुए हमने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखी थी कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इज अ साइंस या इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। क्लियर, यानी कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हमने बेसिकली 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक पार्ट, वो था फ्यूजिबिलिटी। और फ्यूजिबिलिटी के अंदर, ठीक है, 2 पार्ट और भी थे। हमने स्टार्ट किया था फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी के अंदर भी 2 पार्ट हमने तोड़े थे। वन इज वेल्डिंग, एक था वेल्डिंग एंड द अदर वाज कास्टिंग। दूसरा क्या था, कास्टिंग या मेटल कास्टिंग। तो ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर आपको वेल्डिंग के दिए हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ब्रीफ करके वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद कास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस डेमो वीडियो, ये अभी भी डेमो वीडियो चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेमो वीडियो का मतलब क्या है कि इस वीडियो को आप देखिए और वहां से नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए और कमेंट करके और रिव्यू देकर आप ये बताइए कि किस तरीके की आपको और ज्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए, या फिर प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से कराया जाए। ठीक है, क्योंकि जो मेन मोटो है, ठीक है, मेन जो हमारा टारगेट वो ये है कि आपका सिलेक्शन कराना है। ठीक है, पूरे के पूरे मेक माई करियर प्लेटफॉर्म का टारगेट ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल रेपुटेड जॉब की तरफ लेकर हमें जाना है। तो वहां पे हम बात करते हैं कि हमारा जो डेमो क्लास चल रही है, डेमो क्लास के साथ साथ लाइव क्लास जो चली हुई है उसको भी आप देखिएगा, और वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उसके साथ अब बात करते हैं कि हम कहां तक पहुंचे थे, कास्टिंग तक। तो मेटल कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को या किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। और मेटल कास्टिंग एक कैसा प्रोसेस है, लेट अस सपोज मैं बात कर लेता हूं कि एक मेटल को हमें क्या करना है कि फिक्स शेप साइज देना है। तो फिक्स शेप साइज देने के लिए क्या करेंगे कि हम उसे क्या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और उसे एक फिक्स शेप या साइज के ढांचे में या स्ट्रक्चर में या सांचे में, मोल्ड कैविटी में पोर कर देंगे, उड़ेल देंगे, और उसके बाद हमें सॉलिडिफिकेशन यानी उसके ठंडे होने के बाद एज इट इज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में बात की थी कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न का यूज किया जाता है किसी भी कैविटी को बनाने के लिए। कैविटी क्या होती है, जहां पे मोल्टन मेटल को उड़ेला जाता है। ये सब चीजें आपको डेफिनेट सी बात है अब पता होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर लिए हुए हैं। उसके बाद पैटर्न की बात हमने की थी कि पैटर्न क्या होता है, तो वो रेप्लिका होता है। ठीक है, अब बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियोस बनाई हुई है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कहां तक पहुंच गए थे। ये बस एक रिवीजन है छोटा सा। तो पैटर्न एक रेप्लिका होता है किस चीज का, हमारा जो एग्जैक्ट कास्टिंग होती है उसका। ठीक है, विथ सम अलाउंसेस, कुछ ना कुछ अलाउंस हमें देना है। उस अलाउंस की बात की थी, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, जहां पे हमने श्रिंकेज अलाउंस के ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, इन डिटेल मैंने श्रिंकेज अलाउंस आपको 2 क्लास में अराउंड 1 घंटे की क्लास ली है मैंने, सिर्फ और सिर्फ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस पे। ठीक है, तो क्यों, इसका मेन मोटो क्या है, बिकॉज जो जेई का पेपर है या हमारे पास जो गेट का पेपर है, उसमें बहुत बार डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहां से, श्रिंकेज अलाउंस से। ठीक है, बाकी के सारे अलाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
अगर मैं बात करूं तो ऑल दीज अलाउंसेस, ये बहुत छोटे छोटे अलाउंस हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ही दिया जाता है, बट श्रिंकेज अलाउंस और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस बहुत डिटेल में है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मटेरियल साइंस, इसी वजह से मेन फोकस देखा गया है पिछले जो ईयर्स में। अगर मैं डिवाइड कर दूं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर, है ना, जैसे हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं, मैं क्या करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस टॉपिक पे डिवाइड कर दूं तो ये पूरे के पूरे मिलाकर 50% टाइम्स पूछे गए हैं और ये अकेले 50% वेटेज रखता है। इसी वजह से बहुत डिटेल में मैंने इसे बताया था, आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में बचे हुए अलाउंसेस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि श्रिंकेज अलाउंस और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस क्या होता है। श्रिंकेज अलाउंस का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई भी मेटल लिक्विड स्टेट, हॉट लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है तो वो श्रिंक कर जाता है ना, और श्रिंक करता है तो उसकी साइज, उसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। जब उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, जब श्रिंकेज हो जाएगा, तो क्या होगा बेसिकली कि जो हमने पैटर्न बनाया था वो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो छोटा बन जाएगा और हमें चाहिए थी बड़ी कास्टिंग, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट, एक्यूरेट साइज की कास्टिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि जो हम लोग उसमें लिक्विड मोल्टेन मेटल भरें वो ज्यादा भरें, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भरा जाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने वापस से साइज में आ जाएगा। मैंने ये डिटेल में आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस काम करता है। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस कहां काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैंने टोटल 7 आपको जो जनरली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अलाउंस हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कहां कहां अलाउंस किस किस मेटल में कितने दिए जाते हैं। ठीक है, उसकी एक लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी। वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स की बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्मथ की बात की थी। बिस्मथ भी एक प्रकार का एक्सेप्शन है बिकॉज बिस्मथ इज अ एलिमेंट। ठीक है, बिस्मथ एक ऐसा मेटल है, अगर मैं बात करूं तो बिस्मथ में 0 अलाउंस दिया जाता है। कितना अलाउंस दिया जाता है? 0 अलाउंस। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि बिस्मथ में क्या होता है कि बिल्कुल भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और नेग्लिजिबल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है? नेग्लिजिबल। इसी तरीके से सेम इज फॉर इनवार अलॉय। ठीक है, हमने बात की थी और कई सारे अलॉयज की, जैसे स्टील की बात की थी, ब्रास की बात की थी। ब्रास में भी एक्सपेंशन देते हैं, स्टील में काफी ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, कास्ट आयरन की बात की थी, तो कास्ट आयरन इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में इन डिटेल कास्ट आयरन पे फोकस करेंगे बिकॉज कास्ट आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन कास्टिंग के नाम पर जब आते हैं तो कास्ट आयरन एक एक्सेप्शन की तरह भी काम करता है। ठीक है, और यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन पर। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जहां पे भी आपने कोचिंग क्लास ली होगी, मैं ये गारंटी देता हूं कि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आप किसी भी कोचिंग फॉर्मेट में उठा के देखेंगे तो मैं कई कोचिंग क्लासेस के नोट्स को भी यहां पे गलत प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि जिस एक्सेप्शन की बात मैं कर रहा हूं वो क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू क्या है? तो ग्रे कास्ट आयरन एक्सपेंशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। जहां तक हमने अभी तक पढ़ा था कि क्या होता है, किसी भी मेटल को जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि अलाउंस का नाम ही क्या है? कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। लेकिन यहां पे दिख रहा होगा ग्रे कास्ट आयरन जो हमारे पास है, इट एक्सपैंड्स। क्या होता है? वो एक्सपैंड करता है, यानी कि अपने जो साइज मैंने लिक्विड स्टेट में दिया था, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आने के बाद वो एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ठीक, बाद में क्या कह रहा है? ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल विल बी एक्सपैंड व्हेन इट कूल। वही जो मैं कह रहा था कि यहां पर एक्सपैंड करता है जब उसे ठंडा किया जाए, लेकिन जनरली क्या होता है? जनरली मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कूलिंग। ठंडा होने के बाद मेटल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यहां पर क्या है? ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड्स ड्यूरिंग कूलिंग या आफ्टर
कूलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं टू ओवरकम दिस साइज ऑफ पैटर्न विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, हमने क्या किया है अभी तक, साइज ऑफ पैटर्न को क्या किया है, बड़ा किया है, ताकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो छोटा मेटल साइज मिले। यहां पर क्या हो रहा है, ग्रे कास्ट आयरन एक्सपेंशन की ओर जा रहा है या फिर एक्सपैंड हो रहा है, तो हमें क्या साइज ऑफ पैटर्न क्या देना पड़ेगा, साइज ऑफ पैटर्न जो देना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है कि साइज ऑफ पैटर्न रिड्यूस करना पड़ेगा। जनरली हमने क्या किया, साइज ऑफ पैटर्न को बढ़ाया था अदर मेटल्स या फिर एलॉयज के लिए। ठीक है, चूंकि हम जहां पर साइज ऑफ पैटर्न को रिड्यूस करते हैं उसे नेगेटिव अलावेंस, यहां पर नेगेटिव श्रिंकेज अलावेंस कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि यहां पर क्या कहा, साइज ऑफ पैटर्न को मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, इस वजह से इसे क्या कहा गया, नेगेटिव श्रिंकेज अलावेंस। क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसी का उल्टा ले लेता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, साइज ऑफ पैटर्न, साइज ऑफ पैटर्न को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ठीक है, बढ़ा रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव अलावेंस कहलाएगा। क्लियर, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव अलावेंस कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रे कास्ट आयरन जब लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ता है तो वो कई सारे स्टेजेस में बढ़ता है। ठीक है, यहीं से जिस कॉन्सेप्ट में की मैं बात कर रहा था वो यहीं पे आती है कि ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, जब देखिए ग्रे कास्ट आयरन जब बढ़ता है तो फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैं ले लेता हूं, लेट अस सपोज कि यहां पे मैंने टाइम ग्राफ लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, इधर से टाइम ग्राफ ले लेते हैं, यहां से टेम्परेचर ग्राफ ले लेते हैं। किसी भी लिक्विड को कहां पे पोर किया जाएगा, पोरिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, लेट अस अज्यूम मैंने ये पॉइंट यहां पर टेम्परेचर ए ले लिया, पॉइंट ए ले लिया और इस पॉइंट ए पे टेम्परेचर है टीपी एंड दिस इज नोन एज पोरिंग टेम्परेचर। उम्मीद करता हूं अब इतना चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी। ठीक है, लास्ट वीडियोस देखकर। अब यहां से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीजें क्या हो रही हैं, टेम्परेचर घटती जा रही हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट बी और यहां पर जो हमें टेम्परेचर मिल रहा है दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। उसके बाद एक कांस्टेंट लाइन आती है, यहां पर लेटेंट हीट रिलीज होती है। तो लेटेंट हीट रिलीज होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट सी, यहां पर भी जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है। यहां पर जो ये स्टेज है दिस इज लेटेंट हीट रिलीज। क्लियर, यहां पे हीट कौन सी रिलीज हो रही है, लेटेंट हीट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेटेंट हीट रिलीज होगी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहां पे क्या होगा, एट पॉइंट बी जो मेटल है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, एट पॉइंट सी जो हमारे पास मेटल है वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यहां लिक्विड है यहां सॉलिड है। फिर जैसे ही टाइम हमारा और बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी चीजें, वैसे वैसे क्या होगा, फिर से हमारा टेम्परेचर और रिड्यूस होगा और रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर पे आके चीजें रुक जाएंगी। और लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट डी और इसे कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, और इस पॉइंट पर पूरा का पूरा हमारे पास सॉलिड हमें मिल चुका है। तो 3 स्टेज में कूलिंग होती है, तो 3 स्टेज में श्रिंकेज होता है, और 3 स्टेज में श्रिंकेज होता है इसलिए 3 स्टेज में अलावेंस दिया जाता है। ए टू बी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए टू बी जो होगा दिस इज लिक्विड श्रिंकेज अलावेंस, बी टू सी इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलावेंस। क्लियर, और तीसरा जो पार्ट आता है सी टू डी इज सॉलिड श्रिंकेज अलावेंस। क्लियर, सॉलिड श्रिंकेज अलावेंस। तो 3 पार्ट में अलावेंस भी दिया गया। अब मैं बात करता हूं कि हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो ग्रे कास्ट आयरन है वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैटर्न बड़ा बनाना पड़ेगा।
लास्ट क्लास में मैंने एक छोटी सी चीज डिस्कस की थी कि जो पैटर्न अलाउंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? पैटर्न अलाउंस, ठीक है, पैटर्न अलाउंस टू कंपनसेट श्रिंकेज, ठीक है, वो कहां पे दिया जाता है? इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड श्रिंकेज में दिया जाता है। याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में दिया जाता है? सॉलिड श्रिंकेज में पैटर्न अलाउंस दिया जाता है। हमें क्या बड़ा बनाना है? पैटर्न बनाने की बात कर रहे थे कि पैटर्न को हम क्या कर दें? बड़ा बना दें, ठीक है। तो पैटर्न अलाउंस किस में दिया जाता है? सॉलिड श्रिंकेज में। अब बात करते हैं कि जो ग्रे कास्ट आयरन है वो इस तीनों फेज से कैसे होके गुजर रहा है। क्लियर हो रही है बात कि पहले हमने क्या किया कि यहां पे पैटर्न अलाउंस कहां देते हैं? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड श्रिंकेज में। लिक्विड श्रिंकेज या सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में पैटर्न अलाउंस का कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न अलाउंस का रोल कहां है? सॉलिड श्रिंकेज में। हमें बात किस पे करनी है? ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन पे। तो कास्ट आयरन को अब यहां पर उठा के देखते हैं कि कास्ट आयरन सॉलिड श्रिंकेज में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के बाद अब बात करते हैं कास्ट आयरन की। क्लियर? लेट अस सपोज अब बात करते हैं कास्ट आयरन की। देखिए, तो अगर मैं बात कर लूं फॉर एग्जांपल ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। A to B लिक्विड स्टेट, क्लियर? B to C सॉलिडिफिकेशन, कोई डाउट? C to D सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है अपना क्या बढ़ा ले? साइज को बढ़ा ले, यानी एक्सपैंड कर ले, ठीक है। लेकिन ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड कहां करता है? वो इस स्टेज में एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन टेक्स प्लेस हियर, यहां पर एक्सपेंशन होगा। समझ में आया? यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ही होगा बेटा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पर एक्सपेंशन होगा। तो ग्रे कास्ट आयरन अपने आप में ही बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। जो मैं एक्सपेंशन कह रहा था ना, एक्सपैंड करते हैं, तो हमें एक्सपैंड कर रहे हैं तो पैटर्न को भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट वाज अ मिथ। मैक्सिमम जगह आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, मैक्सिमम वीडियोस में आपको यही चीज सुनाई भी देगी। लेकिन जो एक्सपेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? सॉलिडिफिकेशन में होगा। और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में जब हमारे पास कूलिंग होगी, यानी पॉइंट सी से डी जो मैंने ग्राफ बनाया था, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। आप मुझे बताइए कि पैटर्न कहां पर बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न अलाउंस कहां पे दिया जाता है? पॉइंट सी टू डी। अगर पॉइंट सी टू डी पैटर्न अलाउंस दिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पैटर्न बड़ा बनाएंगे कि छोटा बनाएंगे? छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में, पैटर्न बड़ा बना देते हैं, पैटर्न क्या बनाएंगे? छोटा बनाएंगे। अब थोड़ा सा और चलते हैं, इन डिटेल बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि स्टेज नंबर बी टू सी यानी कि सॉलिडिफिकेशन वाले की, तो आपने देखा एक्सपेंशन होगा यहां। अब एक्सपेंशन क्यों होगा? एक्चुअल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर जब हमारे पास जो टेम्परेचर है, ये सारा खेल टेम्परेचर का है, तो जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं बात कर लूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन, तो इट इज अबाउट 11500 से लेकर 1200 यानी कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या है? इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। लेकिन हमें क्या करना पड़ा है? इसे सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है। और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा? इसमें लगभग कितना जोड़ देते हैं? अराउंड 150 से
200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जितना मेटल का, किसी भी मेटल का XYZ, किसी भी मेटल का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा, उससे हम क्या करेंगे, उससे 150 से 200 हम क्या बना देंगे, बढ़ा के एक सैचुरेशन टेम्परेचर बनाएंगे, और जितना वो टेम्परेचर पहुंचेगा वहीं पर चीजों को पोर या उड़ेला या TP यानी पोरिंग टेम्परेचर कहा जाएगा। तो हमारे पास जो पोरिंग टेम्परेचर है वो कितना होगा, अराउंड अगर मैं देख लूं तो पोरिंग टेम्परेचर जो अराउंड होगा वो लगभग मान लेते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पोरिंग टेम्परेचर से धीमे धीमे नीचे आ रहा हूं, टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग कम होता जा रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर अराउंड 1281 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, ठीक है, टेम्परेचर कहां पे था 1400, टेम्परेचर TF यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, लगभग 1200, यहां पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होने लगेगा। तो बीच में कौन सा टेम्परेचर हमें मिल रहा है, इन दोनों के बीच में मिल रहा है हमें एक टेम्परेचर 1281। अब 1281 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ऐसा होता है जो इसे एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में डाल देता है, एंड दिस टेम्परेचर इज फॉर यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये सब हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसे कंपेयर करिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देख लीजिए, दो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन। यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन का मतलब है ये होता है फॉर ग्रे कास्ट आयरन, फॉर ग्रे कास्ट आयरन टेम्परेचर 1281 डिग्री सेल्सियस पर, 1281 डिग्री सेल्सियस which is less than pouring temperature and greater than freezing temperature। pouring temperature से ज्यादा है और freezing temperature से कम है। यहां पर 4.3% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। कितना कार्बन कंटेंट होता है, 4.3%। और इस समय जो स्टेट हमारा ग्रे कास्ट आयरन एक्वायर करता है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट का होता है। वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। और हम सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट हैज लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम एज कंपेयर टू बेसिक कास्ट आयरन। समझ में आया, ग्रेफाइट हैज लार्जर वॉल्यूम एज कंपेयर टू कास्ट आयरन, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कास्ट आयरन। क्लियर। और चूंकि मास सेम है, मास इन दोनों के कंसीडर में क्या है, मास इज कांस्टेंट। तो बहुत ही क्लास 10th के एक फॉर्मूले से निकलता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कास्ट आयरन की डेंसिटी ज्यादा, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम। ग्रेफाइट की डेंसिटी कम तो ग्रेफाइट का साइज बड़ा, और ग्रेफाइट का साइज बड़ा तो हो गया एक्सपेंशन। लेकिन एक्सपेंशन कहां हुआ, इस टेम्परेचर पर, जब कौन सी सॉलिडिफिकेशन क्या हो रहा है, यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन। और यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर पहुंच रहा है फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर पहुंच रहा क्या है, कांस्टेंट है, यानी सॉलिडिफिकेशन वाली जो लाइन पहुंच रही थी वहीं पर खाली एक्सपेंशन होगा। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो पैटर्न को क्या बना दें, बड़ा बना दें। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज टोटली रॉन्ग। पैटर्न अलाउंस कहां दिया जाता है, थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज। थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज किसे कहते हैं, सॉलिड श्रिंकेज को। सॉलिड श्रिंकेज में कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पैटर्न छोटा ही बनाएंगे। क्लियर, कोई डाउट इसमें? होप करता हूं अगर कोई भी 1% डाउट रह गया हो तो मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपका वो डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2002, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2002। और कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा गेट 2013 में भी पूछा गया था। दो के दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। क्लियर,
दो के दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। इस गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को की हेल्प से एसएससी जेईई ने बहुत बार इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आगे चल के सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। बात क्या हो रही है? ग्रे कास्ट आयरन की हो रही है। किसकी हो रही है? ग्रे कास्ट आयरन की। यानी एक्सेप्शन तो होगा। एक्सेप्शन कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? हमारे पास जो बीच वाली सॉलिडिफिकेशन लाइन है वहां एक्सपेंशन होगा। बाकी जहां पे हमें पैटर्न बोल देगा वहां पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा। आपको क्लियर हो गया होगा अब? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कास्ट जो हमें बनाना है वो कितना है? दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 200 इंटू 100 इंटू 10 जो हमारे पास mm³ का वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज रिक्वायर्ड कास्टिंग। दिस इज रिक्वायर्ड कास्टिंग। तो अब बात करते हैं कि इसे किससे बनाना है। इसे बनाना है, लेट अस सपोज मैं बात कर लूं, इसे किससे बनाना है? ठीक है, इसे बनाना है हमें सैंड मोल्डिंग से। इसे बनाना किससे है? इसे बनाना है सैंड मोल्डिंग से बनाना है। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन बनाइए, फिर भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन कर रखा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन बनाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन सॉलिड स्टेट की बात भी हो रही है। क्लियर? तो यहां पर किस स्टेट की बात हो रही है? सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। तो सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट का मतलब है कि थर्ड स्टेज की बात हो रही है। थर्ड स्टेज की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है। क्वेश्चन में आपको यहां पे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन पूछ ले रहा है और यहां पर क्या कह रहा है? सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, यानी थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड जरूर करता है, लेकिन जो एक्सपेंशन होता है वो सेकंड स्टेज में होता है, और थर्ड स्टेज सॉलिड स्टेज में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो निकालते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, ये सब हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लेट अस सपोज दिस इज द रिक्वायर्ड कास्टिंग, ये हमारे पास कास्टिंग है, 3 लेंथ दी हुई है। ठीक है, let us suppose this is 10 mm, 100 mm and 200 mm। इसकी कास्टिंग करनी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इज 200 into 100 into 10 which is equal to 2 into 10 to the power 5 mm³। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? हमें रेशियो निकालना है। किसका किसका रेशियो? पैटर्न का रेशियो किसके साथ निकालना है? हमें पैटर्न का रेशियो निकालना है कास्ट आयरन के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना होगा? पैटर्न। देखिए 2 केस निकल के आते हैं। ठीक है, हम अगर कॉन्ट्रैक्शन को लेकर चलें तो कॉन्ट्रैक्शन भी टोटल उसने कहा था 1%। अगर कॉन्ट्रैक्शन लेकर चलेंगे तो 1% ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेकर चलेंगे, अगर एक्सपेंशन लेकर चलेंगे तो 1% ऑफ एक्सपेंशन लेकर चलेंगे। मैं आपको दोनों के दोनों यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैटर्न। ठीक है, लेट अस सपोज मैं पहले क्या लेके चलता हूं कि क्या हो रहा था हमारे पास। लेट अस सपोज कि क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। क्या हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। अगर एक्सपैंड कर रहा है तो हमें पैटर्न कैसा बनाना पड़ेगा? छोटा। तो हमें 1% क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड कर रहा है, तो हमें पैटर्न क्या बनाना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा। और अगर पैटर्न छोटा बनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमने 1% लिया है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तब हम जो लेंगे वो लेंगे 200 माइनस 1% ऑफ 200। ठीक है,
इसमें से 1% को घटा दिया जाए तो इसका 1% कितना होगा 2। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। अगर 200 का 1% निकाला जाए तो इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, अब बात करते हैं इसका इंटू कर देते हैं, जैसे यहां पे इंटू किया था तो 100 का 1% इज 1। क्लियर, 100 का 1% क्या होगा 1 होगा और 10 का 1% होगा 0.1। ठीक है, ये कब ले रहा हूं मैं, जब मैं क्या मान रहा हूं, कंडीशन क्या ली है मैंने, दो कंडीशन से सॉल्व करके देखते हैं। कंडीशन क्या ली है मैंने, कंडीशन वाज कि यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है। कंडीशन वाज कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, कंडीशन का खास ख्याल यहां पे रखिएगा, मैंने इसे सर्कल भी कर दिया। अब बात करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा दैट वाज अराउंड 194059.8 mm क्यूब। ठीक है, 194059.8। तो अब यहां पे बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो विल बी इक्वल टू 194059.8 डिवाइडेड बाई 2, 10 टू द पावर 5 है तो 5 टाइम्स 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आएगा समथिंग 0.97। दिस रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 0.97। यानी रेशियो किसका, हमारे पास जो पैटर्न का रेशियो किसके साथ था, हमारे पास जो मेटल कास्टिंग थी उसका, दोनों का रेशियो 0.97। यहां से एक और कॉन्सेप्ट में देता हूं, यहां अभी इतना समझ लीजिए, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। क्लियर, तो अब आगे चलते हैं, इसको दूसरे एक्सपेक्ट से लेके चलते हैं कि लेट अस सपोज मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूं। कंडीशन मैंने अब कौन सी ले ली कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास मेटल है, वर्कपीस है, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे लेके चलूंगा वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैटर्न का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्चुअल साइज में आएगी। तो अब हम यहां पे पैटर्न को क्या कर रहे हैं, कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनरली हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 1% ही लेंगे। कंडीशन यहां पे भी क्या लगेगी, फॉर 1%। तो 200 का क्या 1% लिया जाए तो फिर 2 हो जाएगा, लेकिन यहां प्लस हो जाएगा, और इसका 100 का 1% प्लस और 10 का 1% लिया जाए तो 0.1 प्लस। पहले सारा माइनस किया था क्योंकि हम क्या मान रहे थे, एक्सपेंशन हो रहा था तो हमने छोटा बनाया। अब क्या मान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पैटर्न क्या बनाया, बड़ा बनाया। इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अबाउट 206,060.2। ठीक है, 206,060.2 ये हमारे पास आएगा पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ पैटर्न। अब अगर आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो विल बी 206,060.2। ठीक है, द रेशियो विल बी दिस अपॉन 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। दिस शुड बी कम आउट 0.030। ये रेशियो कितना आएगा 1.0.3। अगर मैं बात करूंगा तो दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। क्लियर, अब जो मैं खास बात बताने जा रहा हूं वो यहां पर है। ठीक है, अब जो मैं खास बात बताने जा रहा हूं वो यहां पर है, जो गेट ने ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, जो गेट ने ऑप्शंस दिए थे वो ऑप्शंस क्या थे, 0.93, 0.97, 1.01, 1.03। क्लियर, 0.93, 0.97, 1.01 एंड 1.03। तो यहां से अगर मैं लेके चलता हूं कॉन्सेप्ट किसका, एक्सपेंशन का, तो आंसर हो जाएगा ये। अगर मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं कॉन्ट्रैक्शन का तो आंसर हो जाएगा ये।
और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 90% लोगों ने ये आंसर लगाया था एंड ये आंसर गलत था। द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या था? क्योंकि क्या हुआ कि ग्रे कास्ट आयरन सबने रटा हुआ है कि क्या है, एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस है। यहां पे ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, जब हम इसे सॉलिडिफाई करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, सही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां ऐसा होता है, यूटेक्टाइक सॉलिडिफिकेशन या उस स्टेज पे होता है एट अराउंड 1281 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन क्वेश्चन कहां पूछा गया था, एट द सॉलिड स्टेट यानी थर्ड स्टेट पर, यानी कि अब हमारे पास जो ग्रे कास्ट आयरन है वो सॉलिड स्टेट में आने लगा था, यानी कि 1200 से कम हो गया था उसका टेम्परेचर और उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा था। अगर हमारे पास जो वर्कपीस था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो वर्कपीस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो हमें जो पैटर्न हमने बनाया था वो बड़ा बनाना पड़ेगा, और बड़ा बनाना पड़ेगा तो उसका आंसर आएगा 1.0307 जो कि 1 से ज्यादा होगा। क्लियर? तो इस पूरे क्वेश्चन से एसएससी जेईई ने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे। इस पूरे क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो और सारी बुक्स उठाइए, पिछले जहां से आपने पढ़ाई की वहां के नोट्स उठाइए और उस चीज को यहां से टैली करने की कोशिश करिए, फिर वापस वीडियो पे आइए और अपने कमेंट्स दीजिए। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल सॉलिडिफिकेशन डेटा जिसके बारे में बात कर रहा था। अब आ जाते हैं सीधे ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस पे, सेकेंड टाइप के अलाउंस पे। श्रिंकेज के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर ली, एक क्वेश्चन लेकर आया, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और आया हुआ है, उसे भी मैं लाइव क्लास में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तब सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस? बहुत आसान सी बात है। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस क्या होता है? एक प्रकार का अलाउंस, ठीक है, जो कि हम लोग कहां पर देते हैं। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं कि मुझे क्या करना है, पैटर्न को किसी मोल्डिंग सैंड में डालना है, और पैटर्न को जब मैं मोल्डिंग सैंड में डालूंगा तो पैटर्न को वापस भी तो निकालूंगा, तभी तो कैविटी बनेगी। ठीक है, पैटर्न को मैंने मोल्डिंग सैंड में डाला और पैटर्न को वापस निकाला कैविटी बनाने के लिए। तो जब वापस निकालते हैं ना तो क्या होता है कि पैटर्न के जो साइड सरफेस होते हैं, हर चारों तरफ के सरफेसेस होते हैं, वो फ्रिक्शन के कारण या फिर रगड़ने के कारण या फिर कांटेक्ट के कारण जो हमने कैविटी बनाने की कोशिश की है उसको इफेक्ट करते हैं। और इस इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग एक अलाउंस देते हैं पैटर्न को, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट और पैटर्न अलाउंस। ठीक है, पहले इसको डेफिनेशन की जगह फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, इस टाइप का पैटर्न बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर ये पूरा पैटर्न हमने बनाया। ठीक, अगर मैं बात करूंगा कि यहां से यहां तक हमें कैविटी जो बनानी है, दिस इज कैविटी। अभी ये पैटर्न इसमें है, इस पैटर्न को हम बाहर निकालेंगे तभी तो कैविटी बनेगी। अगर इस पैटर्न को मैं बाहर निकालना चाहूं और कैविटी बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको खींचूंगा, और जब खींचूंगा तो जितना मैंने यहां पे ये बनाया हुआ है ये पूरा कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आएगा तो रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगी। ये पूरा एरिया कांटेक्ट में आएगा, रगड़ खाएगा और फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन होगी तो यहां का पूरा बालू सैंड जो भी है वो झड़कर नीचे चला आएगा, और जो कैविटी हमने बनाने की कोशिश की थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस कैविटी को डिस्टर्ब होने से रोकने के लिए मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनाऊं, जिससे जब ये यहां पर लेट अस सपोज कि अभी ये अंदर है, जब ये थोड़ा सा ऊपर आएगा तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और हल्का सा जब ये ऊपर आएगा तो इसकी जो कांटेक्ट वॉल है, इस वॉल से जो कांटेक्ट है वो छूट जाएगा। इस वॉल से क्या होगा, जो कांटेक्ट है वो छूट जाएगा, और चूंकि ये कांटेक्ट यहां से छूट जाएगा, इस वजह से जो कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो हमारे पास जो पैटर्न है वो भी खराब नहीं होगा। सॉरी, जो हमारे पास जो कैविटी है वो भी खराब नहीं होगी जब हम लोग पैटर्न को निकाल रहे होंगे। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल मैं बनाया हूं यहां पे, दिस इज थीटा। ये एंगल मैं कितना मान ले रहा हूं, लेट अस सपोज थीटा, या वही ये भी एंगल है, लेट अस सपोज थीटा। यहां पे अगर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहूं
मैं मान लेता हूं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल बी ए सी में थीटा कंसीडर करते हुए, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज AC, एंड बेस, व्हाट इज बेस, दैट इज AB। अगर मैं इसको AC की जगह लिखना चाहूं तो दिस इज X, और यहां पे AB की जगह लिखना चाहूं तो अगर AB की जगह लिख दिया जाए तो दिस इज H। तो यहां से निकल के आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स X बाई H। या फिर मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, X इज इक्वल टू H tan थीटा। यहां पे H क्या है, हाइट ऑफ द कैविटी, और X क्या है, X क्या है यहां पर जो हमने अलाउंस दिया है। तो दिस X इज नथिंग एल्स बट अलाउंस, और इस अलाउंस को हम लोग जनरली mm में देखते हैं, और इस अलाउंस को mm में देखते हैं। ये लीनियर अलाउंस है एक तरीके से, दिस इज अ लीनियर अलाउंस, mm में देखा जाता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x कहा जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि क्यों ऐसा कहते हैं, कैसे ऐसे हो गया। तो एक बार डेफिनेशन से भी इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, यानी पैटर्न को निकालें आसानी से, हमारा कैविटी डिस्टर्ब ना हो, टू मिनिमाइज कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड सरफेस। ठीक है, मोल्ड सरफेस और पैटर्न के जो कॉन्टैक्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। उससे क्या होगा, इसे कि ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। होगा क्या, द अमाउंट ऑफ डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ द पैटर्न पर डिपेंड करता है। व्हाट वाज द वर्टिकल हाइट जो हमने ली थी, इट वाज h। जो हमारे पास अलाउंस है वो किस पे डिपेंड करता है, h पर। तो हम कह सकते हैं कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से h, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अलाउंस भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कितने अलाउंस हमने देख लिए, टोटल 5 टाइप के अलाउंस है। पहला अलाउंस हमने देखा श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस बहुत ही डिटेल में हमने देखा है, ठीक है, और भी आगे बात करेंगे। दूसरा देखा था ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस का एक सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ मैंने फिगर से और डेफिनेशन से आपको समझाया है। इस पे भी एक दो न्यूमेरिकल जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, मैं ये मान के चलता हूं न्यूमेरिकल इज द ओनली वे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट अलाउंस उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ड्राफ्ट अलाउंस एक प्रकार का क्या है, लीनियर अलाउंस है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से। यूनिट विल बी जनरली इन mm, ठीक है। और दिया क्यों जाएगा, ताकि इजिली हम लोग पैटर्न को कैविटी से बाहर निकाल लें विदाउट अफेक्टिंग द कैविटी शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आएंगी। अभी अगली वीडियो में आप मेरे से देखोगे बाकी बचे हुए 3 और अलाउंसेस, जो मैं अगली वीडियो में एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आई होप कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रखें, और स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड लेट्स अचीव एक्सीलेंस टुगेदर।